सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं कुमार विश्वजीत करेंट अफेयर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम मार्च 2025 के सभी महत्वपूर्ण न्यूज़ को देखेंगे और देखेंगे कि हमारे आने वाली आगामी परीक्षा, खासकर एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम यानी कि राज्य स्तरीय परीक्षाओं में कौन कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो कि हमारे मार्च 2025 से एग्जाम ओरिएंटेड है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं न्यूज़ का और देखते हैं हमारा पहला न्यूज़ क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूज़ है कि फर्स्ट सीनियर सिटीजन कमीशन इन इंडिया, यानी कि केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप अ सीनियर सिटीजन कमीशन। आपको बता दें कि जब भी ऐसा न्यूज आए जो कि भारत में पहला हो, वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ कह रहा है कि भारत में पहला सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया गया है। तो कौन सा राज्य बनाया है? केरल बनाया है। अब क्यों बनाया होगा तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो बुजुर्गों के अधिकारों के लिए, पुनर्वास के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक कमीशन बनाया गया। जैसे आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के अनुसार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब के लिए जो है भारत में आयोग है। उसी तरह से सीनियर सिटीजन के लिए भी एक कमीशन बनाया गया है जो कि आपका है सीनियर सिटीजन कमीशन। और बनाने वाला पहला स्टेट कौन है? तो पहला स्टेट है केरला। तो आपको यहाँ पर ये जानना है कि जो केरला है ये पहला स्टेट है जिसने कि सीनियर सिटीजन कमीशन बनाया है। अब यहीं पर आपको पॉइंट जानना है कि केरल क्या और कोई न्यूज में था। तो आपको यहाँ बता दें कि संविधान साक्षर जिला, समझिएगा, अगर हम केरला का बात करते हैं तो केरला जो है भारत का पहला संविधान साक्षर जिला। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है? तो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है कोल्लम। और ये कोल्लम कहाँ का है? तो ये कोल्लम है केरला का। तो आपको पहला न्यूज ये बताएं कि भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम और केरला। और केरला में ही आपको याद रखना है कि फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट, फर्स्ट पेपरलेस हाईकोर्ट जो है ये भी केरला का। तो आपसे यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंट करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यानी पहला ऐसा राज्य जिसने कि पेपरलेस बजट, तो फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंट करने वाला पहला राज्य है, उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश। तो आपको यहाँ क्या क्या हम बताए हैं? तो आपको यहाँ पर हम बताए हैं सबसे पहले केरल के बारे में कि केरला जो है इसका राजधानी तिरुवनंतपुरम है, इसके मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है और केरला के राज्यपाल का नाम राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। उसके बाद आपको बताएं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे ज्यादा साक्षर यानी कि लिटरेट स्टेट केरला है। उसके बाद आपको बताएं कि पहला पेपरलेस हाईकोर्ट ये भी केरल, और संविधान साक्षर जिला कोल्लम जो केरल में है। और केरल पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि सीनियर सिटीजन कमीशन का फॉर्मेशन किया है। और फिर आपको एक और न्यूज बताएं कि पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंट करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है, अब आते हैं दूसरे न्यूज पर कि सेकंड हमारा न्यूज क्या है। सेकंड हमारा है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र। यहां समझिए, बोला कि उत्तर भारत का यानी कि नॉर्थ इंडिया का। तो नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र, यानी जब हम नॉर्थ इंडिया का बात कर रहे हैं, अब जैसे जब इंडिया का बात करते हैं तो इंडिया को आप दो पार्ट में डिवाइड करिएगा, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। आप यहां ध्यान दीजिए, तो ये जो आपका जो कर्क रेखा जा रहा है, तो कर्क रेखा से जो नीचे का पार्ट है ये आपका हो जाएगा साउथ इंडिया। इसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी कि पेनिसुलर रीजन। तो ये आपका कहला जाएगा साउथ इंडिया। इधर आपका है नॉर्थ इंडिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि नॉर्थ इंडिया का यानी कि इसके ऊपर का पोर्शन में, तो नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा? यानी कि नॉर्थ इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो यहां पर आपको जानना है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर। तो यहां पर आप समझिएगा कि किसने किया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला
परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, यानी दो एरिया याद रखिएगा, एक आपका हरियाणा में और दूसरा आपका गोरखपुर। तो आपको यह याद रखना है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट हरियाणा गोरखपुर। ठीक है, अब आते हैं अगले न्यूज पर। नेक्स्ट हमारा न्यूज क्या कह रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा। पोटी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा स्थापित की जाएगी अमरावती में। यहां आपको समझना है कि पोटी श्री रामुलु कौन है। यहां आप ध्यान दीजिए, जैसे आपको पता होगा कि जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, यानी 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, तो संविधान लागू होने के बाद भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो ये पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। आप यहां समझिए, जैसे कि जब संविधान लागू होने के बाद, देश आजाद होने के बाद, भारत में उस समय टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। लेकिन आंध्र प्रदेश के पोटी श्री रामुलु ने, उनका डिमांड था कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, और उन्होंने तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के लिए, जो तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे, इनके लिए एक अलग राज्य का मांग किया। उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। लेकिन भारत सरकार ने इनका मांग को ठुकरा दिया। इसके लिए पोटी श्री रामुलु ने 58 दिन का अनशन किया। कितना दिन का अनशन किया था, तो 58 दिन का अनशन किया। और इसी अनशन के बाद इनका जब मृत्यु हो जाता है, उसके बाद भारत सरकार ने भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पोटी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ पर, तो अमरावती। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु की याद में 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का घोषणा किया है। तो आपको यह याद रखना है कि पोटी श्री रामुलु कौन थे। इन्हीं की वजह से, यानी इन्हीं का योगदान था आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन। इन्होंने 58 दिन का अनशन किया, इसीलिए 58 फीट का प्रतिमा स्थापित किया गया है। कहां पर, अमरावती में। यहां तक क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है, भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। आप यहां समझिए, पीपीपी, ठीक है। तो यहां आपसे बोला कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर में शुरू होने वाला भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, यानी कि इंडिया का पहला, जैसे आपको बताए थे कि पहला इंडिया का ऐसा राज्य कौन सा था जो कि ग्रीन जीडीपी को शुरू किया था। तो आपको याद होगा ग्रीन जीडीपी शुरू करने वाला पहला राज्य था छत्तीसगढ़। कौन सा था, छत्तीसगढ़। दूसरा आपको बता रहे हैं इंदौर के बारे में। आपको यह भी पता होगा कि 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से इंदौर में भीख देना अपराध है। इंदौर में भीख देना अपराध है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 जनवरी 2025 से किस शहर में भीख देना अपराध है, तो मध्य प्रदेश का इंदौर में। और आपसे यही कह रहा है कि इंडिया फर्स्ट पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडिया का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, तो इंडिया का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश, यानी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के अनुसार, यानी आपको यहां पर यह जानना है कि जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह और सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के अनुसार भारत में अब तक दुनिया का दूसरा सबसे लंबा सड़क नेटवर्क है। तो यहां को क्या बता रहे हैं कि इंडिया जो है
सेकेंड नंबर पर है सड़क नेटवर्क यानी कि रोड नेटवर्क में। तो अकॉर्डिंग टू द यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इंडिया नाउ हैज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। तो आपको याद रखना यहाँ पर, यहाँ क्या बोला कि इंडिया बीट्स चाइना विथ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क ऑफ 1.45 लाख किलोमीटर। 1.45 लाख किलोमीटर। आपको यह भी याद रखना है कि कितना है, तो 1.45 लाख किलोमीटर। और घोषणा किसने किया है, तो घोषणा किया गया है अमित शाह के द्वारा। और अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है, तो इनके पास गृह मंत्रालय भी है और इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन। तो यहां समझिए, यानी कि इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन। अगर आपसे हम पूछे कि भारत का पहला रेल, यानी कि फर्स्ट रेलवे इन इंडिया, फर्स्ट रेलवे इन इंडिया यानी कि भारत में पहला ट्रेन, तो आपको जानकारी होगा कि 1853 में उस समय ब्रिटिश गवर्नर था डलहौजी। कौन था ब्रिटिश गवर्नर, तो डलहौजी। यानी कि 1853 में डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहला रेल चला। कितना चला था, 34 किलोमीटर। और कहां से कहां, तो मुंबई से थाने। तो आपको ये न्यूज याद रखना है, ये क्वेश्चन पहले का है, स्ट्रेटेजी के में है, इतिहास में भी जानना है कि डलहौजी के शासनकाल में 1853 में भारत में पहला रेल का शुरुआत हुआ। पहला रेल जो है 34 किलोमीटर मुंबई से थाने चला था। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन, तो ये कहां पर, तो इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन टू बी लॉन्च सोनीपत हरियाणा। ठीक है, तो इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट समझिएगा कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व। जब हम टाइगर रिजर्व का बात करते हैं तो आपको समझना है कि अभी वर्तमान में कितना टाइगर रिजर्व है, तो अभी वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। कितना है, तो वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व। तब यहाँ पर आपको जाने कि लेटेस्ट वाला कौन सा है। लेटेस्ट कहने का मतलब कि 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। तो आपको ये नाम याद रखना है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। और ये जो भूपेंद्र यादव है, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, फुल फॉर्म सुनिएगा ध्यान से, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जैसे आपको बताए थे कि जो टाइगर, ये भी आपका बिग कैट में आएगा। टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया, तेंदुआ हो गया, चीता, जैगुआर, प्यूमा, ये सारा आपके बिग कैट में आता है। तो पहली बार IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फॉर्मेशन हुआ और इसके पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो भूपेंद्र यादव को बनाया गया है। और ये भूपेंद्र यादव कौन थे, तो ये भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे। इन्होंने घोषणा किया है कि भारत में 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो 58 नंबर का कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व, यानी कि माधव नेशनल पार्क को ही टाइगर रिजर्व घोषित किया गया 58वां। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो मध्य प्रदेश। तो भारत में टाइगर रिजर्व का संख्या 58 और 58 नंबर का कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व, कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र, यानी कि इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर। यहां समझिए, यानी कि पहला शांति केंद्र बोल रहा है। तो आपको बस ये लाइन याद रखना है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये लाइन कौन सा है, कि विश्व का पहला शांति केंद्र जो है, तो कहां पर, तो गुड़गांव हरियाणा। तो यहां पर आपको याद रखना है इस पॉइंट को कि वर्ल्ड का फर्स्ट पीस सेंटर, वर्ल्ड का फर्स्ट पीस सेंटर आप समझते होंगे। पीस सेंटर कहने का मतलब है कि पहला शांति केंद्र। तो विश्व का पहला शांति केंद्र जो है ये कहां पर, हरियाणा के गुड़गांव में। और आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम यानी गुड़गांव में ही एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता होगा, इसका नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, और आपका वर्ल्ड फर्स्ट पीस सेंटर भी कहाँ पर, तो गुरुग्राम हरियाणा। तो आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है यानी विश्व के सबसे बड़े वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र वनतारा। यहां ध्यान दीजिएगा, यहां जब वनतारा का बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मार्च 2025 को गुजरात के जामनगर में वनतारा का उद्घाटन किया है। तो ये वनतारा क्या है, तो आपको यहां देखना है कि विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर वनतारा। तो आपको याद रखना कि वनतारा क्या है, सबसे पहला पॉइंट। तो वनतारा क्या है, तो विश्व का सबसे बड़ा, इंपॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा है, तो विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का नाम क्या है, वनतारा। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाओ, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र का नाम क्या है, तो वनतारा है। कहां पर, तो गुजरात के जामनगर में। उद्घाटन किसने किया है, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि भारत में नदी डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में। आपको जैसे हम बताए होंगे और आपको आइडिया भी होगा कि गिद्ध का सबसे अधिक संख्या कहां पर है। गिद्ध का सबसे अधिक संख्या, तो आपको पता है कि गिद्ध का सबसे अधिक संख्या जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पर है, तो मध्य प्रदेश। लेकिन यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत में नदी डॉल्फिन, तो आपको सबसे पहला याद रखना है कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगेटिक डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन को भारत का जलीय जीव घोषित किया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का जलीय जीव यानी कि एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, तो आप बताइएगा गंगेटिक डॉल्फिन यानी गंगा डॉल्फिन। तो आपसे पूछा जाए कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में पहली बार नदी डॉल्फिन जनगणना की रिपोर्ट जारी की है, यानी पहला बार है। अब बताया कि कुल डॉल्फिन है 6327, और सबसे ज्यादा कहां पर है, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में, और सबसे ज्यादा गिद्ध जो है ये मध्य प्रदेश में, और सबसे ज्यादा टाइगर भी कहां पर है, तो सबसे ज्यादा टाइगर भी है मध्य प्रदेश में। तो आपको तीनों याद रखना है, टाइगर भी, गिद्ध भी और डॉल्फिन भी। तो डॉल्फिन में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपका है गिद्ध और टाइगर। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि विश्व का सबसे बड़ा श्वेत हाइड्रोजन भंडार, यानी कि वर्ल्ड लार्जेस्ट व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व, व्हाइट हाइड्रोजन रिजर्व। तो यहां समझिए कि फ्रांस के ने मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन व्हाइट हाइड्रोजन भंडार की खोज की है। कहां पर, तो फ्रांस में। यहां आपको न्यूज में क्या बता रहा है, आपका न्यूज में यह कहा जा रहा है कि फ्रांस ने मोसेल क्षेत्र, यानी फ्रांस का एक क्षेत्र है मोसेल, तो फ्रांस ने मोसेल क्षेत्र में कितना, तो 46 मिलियन टन व्हाइट हाइड्रोजन भंडार की खोज की है, जिसकी कीमत 92 ट्रिलियन डॉलर है। आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, व्हाइट हाइड्रोजन, तो व्हाइट हाइड्रोजन भंडार, इसका खोज कौन किया, तो फ्रांस किया है, व्हाइट हाइड्रोजन भंडार। आप एक पॉइंट यहां बता दें कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को ही बोलते हैं भविष्य का ईंधन। जो हाइड्रोजन है, आपको जैसे हाइड्रोजन के बारे में बता दें कि हाइड्रोजन को ही बोलते हैं फ्यूचर फ्यूल, फ्यूचर फ्यूल। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भविष्य का ईंधन यानी भविष्य का फ्यूल किसे बोलते हैं, तो भविष्य का फ्यूल बोलते हैं हाइड्रोजन को। तो वही आपको बताएं कि व्हाइट हाइड्रोजन का सबसे बड़ा भंडार जो है फ्रांस में।
अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट हमारा न्यूज है चंद्रयान 5। आप यहां समझिए, मतलब अभी से घोषणा हो चुका है, अभी आपको जानकारी होगा चंद्रयान 3 का। जो चंद्रयान 3 है, इसको 14 जुलाई 2023 को किसने लॉन्च किया था? तो इसरो ने लॉन्च किया था। और आपको इसरो का मतलब पता है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसके अभी हेड हैं वी नारायणन। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया और ये 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा। और कौन सा रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो LVM-3M4 से लॉन्च किया गया। और किस पॉइंट पर पहुंचा था? तो आपको ये पॉइंट का भी नाम याद रखना है, शिव शक्ति पॉइंट। कौन सा पॉइंट पर? तो शिव शक्ति पॉइंट। तो ये तो आपका चंद्रयान 3 का बात की, लेकिन आपसे यहाँ क्या बोल रहा है कि इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। मतलब केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुका है चंद्रयान 5 के लिए, और चंद्रयान 5 मिशन में जापान भागीदार होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा कि केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है चंद्रयान 5 में मिशन के लिए, और इसमें भागीदार देश कौन होगा? तो जापान होगा। और चंद्रयान 4 को 2027 में लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 तो हो चुका है, चंद्रयान 4 जो है 2027 में, और उसके बाद चंद्रयान 5, इसको केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दिया है। और इसमें भागीदार देश कौन होगा? तो भागीदार देश होगा जापान। ये आपको हम बताएं चंद्रयान 3 के बारे में कुछ पॉइंट। और इसरो के अभी हेड कौन है? तो वी नारायणन। स्थापना 15 अगस्त 1969 और हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। नेक्स्ट हमारा है सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025। यहां समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपका न्यूज है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये ऐसा स्पोर्ट्स है जो कि बहुत छुपा हुआ है। जैसे यहां बोले सेपक टकरा, ठीक है, सेपक टकरा वर्ल्ड कप। अब बोलिएगा सर पहली बार इसका नाम ही सुन रहे हैं, तो यहां समझिए, आपको बता क्या रहे हैं। द इंडियन मेंस रग्बी टीम हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग जापान। सेपक टकरा जो है रग्बी का है। कौन सा टूर्नामेंट का है? रग्बी का। तो भारतीय पुरुष रग्बी टीम, यहां क्या है कि भारतीय पुरुष रग्बी टीम ने फाइनल में जापान को 2-1 से हराकर सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 में पहला गोल्ड मेडल जीता है। देखिए, इंपॉर्टेंट हम बोले कि बहुत ज्यादा चर्चा में तो नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहली बार भारत जीता है। तो सेपक टकरा वर्ल्ड कप, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप जो है इसको जीता कौन है? तो भारत। और किसको हराया है? जापान को। और पहला गोल्ड मेडल पहली बार जीता है, और कितना से? तो 2-1 से। तो आपको याद रखना है कि सेपक टकरा वर्ल्ड कप 2025 जीता कौन है? भारत जीता है। किसको हराया है? जापान को। कितना से? 2-1 से हराया है। और कौन सा गेम? तो रग्बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। समझिए, अगर हम बात करते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स, तो जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 है, ये कब से कब तक? तो 20 से 27 मार्च। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 20 से 27 मार्च। कौन सा एडिशन? सेकेंड एडिशन। मैस्कॉट उज्ज्वला, और कहां पर? दिल्ली में। आप यहां समझिए क्या बता रहे हैं। पैरा गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम्स। पैरा गेम्स का मतलब होता है कि जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी पार्टिसिपेट करें। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहां हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। याद रखना कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहां पर? दिल्ली में। और कौन सा एडिशन है? सेकेंड एडिशन। तो आपको एडिशन भी याद रखना, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 सेकेंड एडिशन कहां पर? तो दिल्ली। और मैस्कॉट उज्ज्वला, मैस्कॉट उज्ज्वला वेन्यू दिल्ली, कहां पर है? तो दिल्ली में। कौन सा एडिशन? सेकेंड एडिशन। अब यहाँ क्या बोले कि इन खेलों में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सहित लगभग 1230 पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितना लेंगे? 1230। तो आपको यहाँ बता रहे हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 सेकेंड एडिशन है, मैस्कॉट उज्ज्वला है, मार्च में होना है। कहां पर? नई दिल्ली में। और कितना खिलाड़ी? तो 1230 खिलाड़ी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है खेलो इंडिया पैरा गेम्स इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी
बी सुमित रेड्डी ने, समझिएगा, संन्यास ले लिया है। तो यहां देखिए संन्यास लिया है, ठीक है, नाम बहुत ज्यादा चर्चा में नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी बी सुमित रेड्डी। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि बी सुमित रेड्डी, इनका संबंध किस खेल से है? तो यहां पर क्या बता रहे हैं, बी सुमित रेड्डी जो है हैज अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम बैडमिंटन। तो आपको बस इतना याद रखना है कि बी सुमित रेड्डी का संबंध किस गेम से है, तो बी सुमित रेड्डी का संबंध बैडमिंटन से है, ठीक है। अब आते हैं अगला न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि पुरुष और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप। इस न्यूज को करिए इंपॉर्टेंट, यानी कि 100% एग्जाम में आना तय है, 100% छपेगा, ठीक है। यहां समझिए, भारत ने इंग्लैंड के, मतलब इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। तो यहां आपको समझना है कि कबड्डी वर्ल्ड कप, अगर हम बात करते हैं कबड्डी में, तो कबड्डी में टोटल खिलाड़ी का संख्या कितना है? तो आपको आइडिया होगा, कबड्डी में टोटल खिलाड़ी का संख्या है 7। कितना है? तो कबड्डी में टोटल प्लेयर है 7। तब कबड्डी वर्ल्ड कप जो 2025 है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहां पर होस्ट? तो होस्ट आप बताइएगा इंग्लैंड में। कहां पर है? इंग्लैंड में। तो यहां आपको बता रहे हैं कि जो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहां पर? इंग्लैंड। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में जीता कौन है? तो भारत जीता है। और किसको हराया है? तो इंग्लैंड को। तो यहां आपको याद रखना है कि होस्ट कहां पर? तो होस्ट इंग्लैंड में। विनर कौन है? तो विनर इंडिया है। मेल में भी विनर इंडिया है और फीमेल में भी विनर इंडिया है। और रनर कौन है? तो रनर मेल हो या फीमेल हो, मेल या फीमेल दोनों में इंग्लैंड है। देखिए पॉइंट आप देख लीजिएगा कि आपका मेल में 44-41 और फीमेल में 57-34, यानी 44-41, 57-34। तो कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है आपका इंग्लैंड में। जीता कौन है? तो इसको जीता है भारत। मेल कैटेगरी हो या फीमेल कैटेगरी हो, दोनों में जीता है भारत। और हारा कौन है? इंग्लैंड हारा है दोनों कैटेगरी में। और पॉइंट याद रखिएगा, मेल में आपका 44-41 और फीमेल में 57-34। तो ये आपका हुआ कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। तो अभी आपको थोड़ा देर पहले वही न्यूज था कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कौन सा एडिशन? सेकेंड एडिशन। कहां पर? तो दिल्ली में। और मैस्कोट उज्ज्वला। अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। महिला प्रीमियर लीग जिसको बोलते हैं WPL। आप IPL सुने होंगे, जैसे IPL है उसी तरह से आपका WPL है। तो आप समझिए कि जो WPL है वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, इसका विनर मुंबई इंडियंस। इसका अभी तक 3 एडिशन हुआ है, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन, ठीक है। और रनर कौन है? दिल्ली कैपिटल। आपको यहाँ याद रखना है कि फर्स्ट एडिशन हो, सेकेंड एडिशन और थर्ड एडिशन, ये तीनों में जो रनर है, ये रनर दिल्ली कैपिटल बना है। और अभी जो थर्ड एडिशन हुआ है, इसमें जो विनर कौन है? मुंबई इंडियंस। तो वुमेन प्रीमियर लीग विनर है मुंबई इंडियंस और रनर है दिल्ली कैपिटल। नेक्स्ट हमारा है कि हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, हॉकी अवार्ड। तो हॉकी अवार्ड में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में सविता पुनिया और पुरुष में हरमनप्रीत सिंह। यहां समझिए, आपको जैसे बोले कि हॉकी का जो अवार्ड दिया गया है, तो प्लेयर ऑफ द ईयर, तो प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में, तो वुमेन में आपको याद रखना है कि प्लेयर ऑफ द ईयर वुमेन में सविता पुनिया और मेल में हरमनप्रीत सिंह। फिर आपका है गोलकीपर, तो आपको बता कि गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया और डिफेंडर में अमित रोहिदास। तो यहाँ आपको पॉइंट क्या क्या बताए हैं? सबसे पहला पॉइंट बताए हैं हॉकी का अवार्ड है। हॉकी में कितना खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी, ठीक है। तो आपका पहला पॉइंट बताए हैं कि प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल में सविता पुनिया, दूसरा आपका है मेल में, तो मेल में हरमनप्रीत सिंह, गोलकीपर में सविता पुनिया और डिफेंडर में अमित रोहिदास, और फिर आपका है मिडफील्डर में हार्दिक सिंह। यानी आपको ये पांचों याद रखना है, मेल और फीमेल। तो मेल में आपका हरमनप्रीत सिंह, फीमेल में सविता पुनिया, गोलकीपर सविता पुनिया, ठीक है, डिफेंडर में अमित रोहिदास और मिडफील्डर में तो हार्दिक सिंह। अब आते हैं अगला न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज चैंपियंस ट्रॉफी 2025। समझिए,
जितना भी आपको न्यूज बताया सारा आपका न्यूज एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025, तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है विजेता यानी विनर भारत किसको हराया है? न्यूजीलैंड को। तो यहाँ आपको समझना है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विनर कौन है भाई? तो विनर है इंडिया, यानी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जीता है इंडिया, हराया है न्यूजीलैंड को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज, और इन्होंने ही सबसे ज्यादा रन बनाया है। तो कितना रन? 263 रन। और सबसे ज्यादा विकेट कौन लिया है? तो मैट हेनरी 10 विकेट, न्यूजीलैंड। यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बैट्समैन में आपका रचिन रविंद्र जो है सबसे ज्यादा रन, और विकेट में आपका जो है मैट हेनरी। विनर है इंडिया और रनर है न्यूजीलैंड। नेक्स्ट आपका है कि एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2025। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप, इससे पहले आपको बताए थे कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, और ये आपका है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप। एडिशन कौन सा? तो एडिशन 6। कहां पर हुआ है? तो ईरान का राजधानी तेहरान में। एशियाई महिला कबड्डी, इंपॉर्टेंट है कि एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप कहां पर हुआ है? तो आपका एडिशन 6 है। कहां पर? तो ईरान का राजधानी तेहरान में। ठीक है, अब यहां पर विनर कौन है? तो भारत, और रनर है ईरान। अब यहां समझिए, हम बोले कि भारत जो है 5 बार जीता। कब कब? तो 2005, 7, 8, 17 और 25, यानी 5, 7, 8, 17 और 25, यानी भारत जो है एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप जो है 5 बार जीता है। और इस बार किसको हराया है? ईरान में। कौन सा एडिशन? 6 एडिशन। ठीक है, अब आते हैं अगला न्यूज पर। शॉर्टपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला, तो यहां नाम दिया कृष्णा जयशंकर। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कृष्णा जयशंकर का संबंध किस गेम से? समझिए, देखिए स्टैटिक जी के में जो क्वेश्चन बनता है ना, यहां से नाम उठा देगा कि कृष्णा जयशंकर का संबंध किस गेम से है? तो शॉर्टपुट से है। तो कृष्णा जयशंकर ने, ठीक है, वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप 2025 के दौरान रिकॉर्ड तोड़ा है 16.03 मीटर शॉर्टपुट में। ये रिकॉर्ड है। तो आपको याद रखना है कृष्णा जयशंकर, कौन सा गेम? शॉर्टपुट में। और कितना? तो 16.03 मीटर। तो आपको नाम याद रखना, कृष्णा जयशंकर कौन सा गेम से शॉर्टपुट से है, रिकॉर्ड कितना का है? 16.03 मीटर का। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2024-25। यहां समझिए, तो रणजी ट्रॉफी कौन सा गेम से है? तो रणजी ट्रॉफी है क्रिकेट से। जैसे क्रिकेट में आप सुने होंगे दिलीप ट्रॉफी भी है। क्रिकेट में कौन सा है? दिलीप ट्रॉफी। क्रिकेट में आपका देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है। ठीक है, उसी तरह से आपका रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। तो विदर्भ ने, यहां ध्यान दीजिएगा, इस न्यूज में कह रहा है कि विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है। तो किसको हराया है? तो केरल को हराया है। यहाँ कह क्या रहा है कि विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीत लिया है, और विदर्भ और केरल के बीच फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन पहले इनिंग की बढ़त के आधार पर विदर्भ को चैंपियन घोषित किया गया। ठीक है, तो रणजी ट्रॉफी 2025 जीता कौन है? विदर्भ। किसको हराया है? केरल को। नेक्स्ट हमारा न्यूज है 34 सरस्वती सम्मान। अब यहां आपको जानना है कि सरस्वती सम्मान देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन। तो के बिरला फाउंडेशन का 34th एडिशन, आपको एडिशन भी याद रखना है कि के बिरला फाउंडेशन का 34th नंबर का सरस्वती सम्मान जो है ये किसको दिया गया है? तो महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास को। उनकी संस्कृत में पुस्तक का भी नाम याद रखिएगा, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। देखिए जो सरस्वती सम्मान है, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास सम्मान हो गया, तो ये दोनों जो है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान जो है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, और ये जो है संबंधित है लिटरेचर से यानी साहित्य से। तो आपसे बोल रहा है कि जो सरस्वती सम्मान है ये दिया गया है 2025 में, लेकिन 2024 का है। तो ये किसको दिया गया? आपको ये भी नाम याद रखना है कि सरस्वती सम्मान 34th नंबर किसको दिया गया है? तो आप नाम याद रखिएगा, साधु भद्रेश दास को। किसको दिया गया है? तो साधु भद्रेश दास को दिया गया है।
तो यहाँ पर आपको ये जानना है कि साधु भद्रेश दास को कौन सा पुस्तक, तो संस्कृत का बुक था स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया है। तो आप नाम याद रखिएगा कि साधु भद्रेश दास, संस्कृत भाषा में स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए 34वां सरस्वती सम्मान मिला है। आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा एक क्वेश्चन है, अब बताइएगा, सरस्वती से याद आया कि इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल, इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल जो है ये कहां पर होस्ट होना है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स करिएगा कि इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल जो है कहां पर होना है, और आपको हम यहां बताएं सरस्वती सम्मान। अगला हमारा है ज्ञानपीठ अवार्ड। तो आपका कौन सा नंबर का ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, तो ज्ञानपीठ अवार्ड किससे रिलेटेड है, तो लिटरेचर से रिलेटेड है। कौन सा नंबर का, 59 नंबर का। किसको मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ला। किसको मिला है ये, तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है, और कौन सा भाषा के लिए, कौन सा भाषा के लिटरेचर के लिए, तो हिंदी भाषा के लिए। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, तो छत्तीसगढ़ से। तो आप याद रखिएगा ज्ञानपीठ अवार्ड। जैसे आपको पता है कि ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड का शुरुआत 1965 में हुआ था। ये लिटरेचर में अलग अलग भाषाओं में जो लिटरेचर उसमें दिया जाता है। तो सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड 1965 में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। उनका बुक था अडाकुजाई। लेकिन अभी जो दिया गया 59 नंबर का किसको मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। ठीक है, तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। कौन सा भाषा के लिए, हिंदी भाषा के लिए। और कहाँ के हैं, तो छत्तीसगढ़ के। राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। आप यहां समझिए, आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम सुने होंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निर्माता प्रख्यात मूर्तिकार राम सुतार को राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2025 में महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किसको किया गया है, तो ये किया गया है राम सुतार को। और ये राम सुतार कौन है, तो राम सुतार जो है मूर्तिकार है। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको याद रखना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सबसे ऊंचा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहां पर है, गुजरात में है। डिजाइन कौन किया था, राम सुतार मूर्ति का, इसलिए इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। अगला है डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025। तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 तो भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप यहां समझिएगा। आपसे पूछ क्या रहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2025 में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड किसको मिला है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज बीन अवार्डेड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन। यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने, मतलब भारतीय रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा, यानी आरबीआई का बात करते हैं तो आपको पता है कि आरबीआई का स्थापना आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई का स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना हुआ। आरबीआई जो है उसके वर्तमान में भी गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और यहां कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल बैंक लंदन द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से किसको सम्मानित किया गया, तो आरबीआई को किया गया है। आरबीआई को इसके प्रवाह और सारथी डिजिटल पहल के लिए, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, प्रवाह ऐप यानी प्रवाह पोर्टल और सारथी, ये दोनों का शुरुआत आरबीआई, तो आरबीआई को इसके प्रवाह और सारथी डिजिटल पहल के लिए चुना गया था। इससे केंद्रीय बैंक में कागज का इस्तेमाल कम हुआ है, यानी कि डिजिटल करने के लिए, यानी कि आरबीआई ने जो ऐप लाया इससे कि अपना बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल किया है, जिससे कि कागज का प्रयोग कम हुआ है। इसलिए सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 तो आरबीआई कौन दिया है, तो सेंट्रल बैंक लंदन के द्वारा दिया गया है। अगला है आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर अवार्ड। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन, अपना नाम याद रखिएगा, डॉक्टर जयश्री
वेंकटेशन आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये 100% एग्जाम में आना तय है। इसमें बोल क्या रहा है कि डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन, यानी पहली भारतीय महिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कौन है? तो जयश्री वेंकटेशन, आपको नाम याद रखना है, जयश्री वेंकटेशन। तो डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द एनुअल प्रेस्टिजियस रामसर अवार्ड इन द जुडिशियस यूज ऑफ वेटलैंड कैटेगरी, यानी कि वेटलैंड अवार्ड किसको? तो जयश्री वेंकटेशन को। ठीक है, पहली महिला इसलिए महत्वपूर्ण है। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड, तो यहां बोल रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 के 14th एडिशन में आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां समझिएगा, इस न्यूज पर ध्यान दीजिए। यहां कहा जा रहा है जय शाह के बारे में। ठीक है, जब यहां बात कर रहे हैं जय शाह का, तो यहां आपको पता है जय शाह जो है आईसीसी के युवा अध्यक्ष है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आईसीसी के युवा अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह। तो आईसीसी के युवा अध्यक्ष जय शाह को हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड यानी कि FILA 2025 यानी कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14th एडिशन में आइकॉन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहां देख लीजिएगा कि जय शाह द यंगेस्ट एवर प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी कि आईसीसी के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सबसे युवा अध्यक्ष जय शाह was recently awarded Icon of Excellence Award at the 14th edition of Forbes India Leadership Award, यानी कि फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड के 14वें एडिशन में जय शाह को अवार्ड दिया गया है आइकॉन ऑफ एक्सेलेंस। किसको दिया गया है? जय शाह को। ठीक है, तो आप नाम याद रखिएगा, जय शाह। ठीक है, अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला न्यूज क्या है? प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना, यानी प्रधानमंत्री यंग राइटर मेंटरशिप स्कीम, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना यानी PM 3.0 का शुरुआत किया है। तो आपको यहां पर न्यूज याद रखना है। तो यहां पर न्यूज क्या कह रहा है समझिए, यहां देखिएगा कि उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने प्रधानमंत्री युवा लेखक मेंटरशिप योजना यानी कि PM युवा 3.0, तो PM युवा 3.0 शुरुआत हुआ है। तो क्या है ये? तो द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार तीनों ने मिलकर के यानी कि युवा लेखक को प्रोत्साहित करने के लिए युवा लेखक मेंटरशिप योजना यानी PM 3.0 शुरुआत किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किसको किसको मतलब कौन कौन मिलकर शुरू किया है? तो उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार ने। अब आता है अगला न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है ऑपरेशन स्काई शील्ड। तो यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन स्काई शील्ड, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑपरेशन स्काई शील्ड का शुरुआत कौन किया है? तो ऑपरेशन स्काई शील्ड का शुरुआत यूरोपियन यूनियन, किस लिए? तो यूक्रेन को सैन्य सहायता, आपको पता होगा रूस और यूक्रेन का जो वार चल रहा था, तो रूस और यूक्रेन का जो वार है उसी में यूक्रेन को सहायता देने के लिए, यूक्रेन का कैपिटल है क्यू, यूक्रेन का राजधानी क्या है? क्यू है। तो यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा की है। तो ऑपरेशन स्काई शील्ड कौन शुरू किया है? यूरोपियन यूनियन। किस लिए? तो यूक्रेन को सैन्य सहायता पहुंचाने के लिए। अब आते हैं अगले न्यूज पर।
पंचायती राज मंत्रालय ने आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल शुरू किया है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत इनिशिएटिव। आप यहां समझिए, यानी कि द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज हैज लॉन्च द मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि MWFGP यानी MWFGP का मतलब क्या है? तो मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। M का मतलब मॉडल, W का मतलब वुमेन, F का मतलब फ्रेंडली, G का मतलब ग्राम और P का मतलब पंचायत। तो आपको ये पूरा नाम याद रखना है क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि MWFGP में G का मतलब क्या है। ठीक है, तो यहां समझिए। तो यहां आपको बता रहे कि पंचायती राज मंत्रालय ने 5 मार्च 2025 को मतलब कि योजना का शुरुआत, तो कौन सा योजना है? तो आपको स्कीम का नाम याद रखना है, इनिशिएटिव का नाम याद रखना है कि मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम, मॉडल वुमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत। कौन शुरू किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत। कब? तो आपको डेट भी याद रखना है, 5 मार्च 2025। ठीक है, अगला हमारा है कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। यह आपका महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड सरकार ने, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का नाम तो आपको जानकारी है कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो उत्तराखंड का मुख्यमंत्री का नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो उत्तराखंड सरकार ने एकल महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, यानी सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो आपसे अगर क्वेश्चन ये बने कि सिंगल वुमेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम यानी कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी कौन दिया है? तो पुष्कर सिंह धामी यानी उत्तराखंड। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि सहकार टैक्सी सर्विस, यानी कॉमर्शियल ऑटो टैक्सियों की बढ़ती मांग को देखते हुए, समझिएगा कि कॉमर्शियल ऑटो टैक्सी, तो कॉमर्शियल ऑटो टैक्सी की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने अब सहकार टैक्सी सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बाइक, कैब और ऑटो सेवा उपलब्ध कराना। यानी कैब सुनते होंगे, रैपिडो, कैब, ठीक है, ये आप सुनते होंगे, यानी कि सहकार टैक्सी सेवा। तो आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि सहकार, सरकार नहीं है, सहकार है, तो सहकार टैक्सी सेवा कौन शुरू किया है? तो केंद्र सरकार। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सहकारी टैक्सी सेवा किसने शुरू किया है? तो आपको याद रखना केंद्र सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या है? तो आपको बताया कि इसका उद्देश्य है कि बाइक, कैब और ऑटो सेवा उपलब्ध कराना। अगला हमारा है कि एटिक्वेट स्क्वाड, यानी कि शिष्टाचार दस्ता। दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, दिल्ली पुलिस ने, यहां याद रखिएगा। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो रेखा गुप्ता। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस ने महिलाओं की सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी जिला में शिष्टाचार दस्ते शुरू किया है और प्रत्येक जिला में कम से कम 2 दस्त होंगे। देखिए, दस्त का मतलब क्या होता है? स्क्वाड। जैसे कि दिल्ली एरिया में, दिल्ली आपको पता है कि मेट्रो सिटी में से एक है, तो दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्क्वाड शुरू किया है। स्क्वाड का मतलब कि हर जिला में आपका 2 स्क्वाड कम से कम रहे, कम से कम 2 है, कम से कम 2 स्क्वाड जो है हमेशा तैनात रहेंगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो कौन शुरू किया है? तो दिल्ली पुलिस शुरू किया है। अगला न्यूज समझिएगा कि भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 87 केजी कैटेगरी में
ग्रीको रोमन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण क्यों है समझिएगा। यहाँ क्या कह रहा है कि भारतीय पहलवान सुनील कुमार यानी कि इंडियन रेसलर, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुनील कुमार का संबंध किस गेम से है, तो ये रेसलिंग से है। तो भारतीय पहलवान सुनील कुमार ने जॉर्डन के अम्मान में 2025 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा कैटेगरी, ये इंपॉर्टेंट है, सुनील कुमार 87 किलो कैटेगरी में कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुनील कुमार 87 केजी कैटेगरी में कौन सा मेडल है, तो ब्रॉन्ज मेडल है। अगला हमारा न्यूज क्या है कि रामायण सम्मेलन, इसको भी देखिएगा, रामायण सम्मेलन। यानी कि श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपको याद रखना है कि द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रामायण एंड वैदिक रिसर्च, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रामायण एंड वैदिक रिसर्च इन श्रीलंका हैज ऑर्गेनाइज्ड द रामायण कॉन्क्लेव एट द स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर इन कोलंबो। आपको पूरा लाइन याद रखना है कि रामायण सम्मेलन 2025, तो श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक अनुसंधान संस्थान ने कोलंबो के स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र में रामायण सम्मेलन का आयोजन किया है। तो आपका न्यूज इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, आपको याद रखना है। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि पर्पल फेस्ट का जश्न यानी कि सेलिब्रेशन ऑफ पर्पल फेस्ट यानी पर्पल फेस्टिवल कहां पर, तो राष्ट्रपति भवन। कॉम्पिटिटर कितना, प्रतिभागी कितना, 23,500 से अधिक। यहां समझिए है क्या, तो पर्पल फेस्ट वेन्यू राष्ट्रपति भवन यानी अमृत उद्यान, पार्टिसिपेंट मोर देन 23,500, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये नहीं पूछेगा आपसे कभी। ठीक है, आपसे इतना सिर्फ पूछेगा कि जो पर्पल फेस्ट 2025, पर्पल फेस्ट 2025, तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि पर्पल फेस्ट 2025 कहां पर, तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली यानी अमृत उद्यान में। बाकी बस आपका ये सब काम का नहीं है कि कितना पार्टिसिपेट था, आपको याद रखना राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान नई दिल्ली में पर्पल फेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि योग महोत्सव 2025 यानी केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 13 मार्च 2025 को नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। अगर आपसे हम पूछे कि इंटरनेशनल योग डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइएगा कि इंटरनेशनल योग दिवस जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि केंद्रीय आयुष मंत्री, ठीक है, आपको पता होगा आयुष, ठीक है, आयुर्वेद, योगा, ठीक है, तो केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने, तो आपको नाम याद रखने के आयुष मंत्री कौन है, प्रताप राव जाधव, 13 मार्च 2025 को नई दिल्ली में योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। योग फेस्टिवल है, योग महोत्सव, ठीक है। 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो बता देंगे आपको। लेकिन यहाँ आपको याद रखना है कि आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने 13 मार्च 2025 को कहां पर, नई दिल्ली में योग महोत्सव, जैसे अभी आपको पता है पर्पल फेस्ट तो राष्ट्रपति भवन, योग महोत्सव भी ये नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका है कि बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल, तो बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में, बस आपको इतना याद रखना है कहां पर, तो बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल नई दिल्ली। आपको पर्पल फेस्ट बताए हैं, योग महोत्सव बताएं, बोधिपथ फिल्म फेस्टिवल बताए हैं नई दिल्ली में। नेक्स्ट हमारा है कि 9th नेशनल समिट यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री क्या नाम है, जेपी नड्डा, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने
28 फरवरी, आप यहाँ बता सकते हैं कि 28 फरवरी कौन सा दिवस, तो 28 फरवरी को विज्ञान दिवस यानी कि साइंस डे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने 28 फरवरी 2025 को ओडिशा के पुरी में 9th नंबर का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यानी कि नेशनल समिट, राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहां पर, तो उड़ीसा के पुरी में। कौन सा एडिशन, 9th एडिशन। कौन किया है, तो जेपी नड्डा। कौन मंत्री है, तो स्वास्थ्य मंत्री है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि नौसेना अभ्यास रन 2025, यानी आप यहाँ देख रहे हैं इंडियन नेवी। तो आप यहाँ समझिएगा, जब हम नेवी का बात करते हैं, इंडियन नेवी का, तो आपको पता है कि नेवी डे कब मनाया जाता है। नेवी डे जो है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्तमान में नेवी के हेड कौन है, तो नेवी के हेड है दिनेश कुमार त्रिपाठी, यानी कि डीके त्रिपाठी। नेवी के हेड कौन है, तो डीके त्रिपाठी। ये आप देख रहे हैं नेवी, इंडियन नेवी, 4 दिसंबर, दिनेश कुमार त्रिपाठी। अब यहां बोल रहा है कि नेवी एक्सरसाइज रन, तो आपको याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच, यानी भारत और फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस ने कहां पर, तो अरब सागर। आप अरब सागर जान रहे होंगे, जैसे ये आपका इंडिया का मैप है, तो ये आपका एरिया जो है अरब सागर, ये क्या है, अरब सागर, और इधर है बंगाल का खाड़ी। तो क्या बोल रहे हैं कि नौसेना अभ्यास रन, तो आपसे पूछेगा कि रन एक्सरसाइज 2025 जो है किसके किसके बीच, तो इंडिया और फ्रांस के बीच। कहां पर, अरब सागर में। कौन सा एडिशन, 23वां एडिशन। तो नेवी एक्सरसाइज है रन इंडिया और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट है खंजर एक्सरसाइज, तो भारत और किर्गिस्तान। देखिए आपको पता है कि किर्गिस्तान का राजधानी, अगर हम बात करते हैं किर्गिस्तान का राजधानी, तो यह है बिश्केक। किर्गिस्तान का राजधानी कहाँ है, बिश्केक है। तो भारत और किर्गिस्तान ने संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, तो आपसे पूछता है कि जो खंजर एक्सरसाइज है, जो खंजर एक्सरसाइज है, तो भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का 12वां एडिशन। खंजर एक्सरसाइज कौन सा एडिशन, तो 12वां एडिशन, ठीक है। कहां पर, तो किर्गिस्तान में। तो आपको याद रखना है कि जैसे किर्गिस्तान, अगर हम पूछ ले कि एक और एक्सरसाइज है काजिंद एक्सरसाइज, तो इंडिया और कजाकिस्तान, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है काजिंद एक्सरसाइज। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि जो काजिंद एक्सरसाइज है ये इंडिया कजाकिस्तान के बीच, ठीक है, और जो खंजर है ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। तो खंजर किर्गिस्तान और काजिंद कजाकिस्तान। तो आप यहां देख सकते, देखिए काजिंद में KAZ, यानी KAZ, काजिंद, IND इंडिया। तो काजिंद जो आपका इंडिया और कजाकिस्तान, और यहाँ खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान। कौन सा एडिशन, 12वां एडिशन, और कहां पर, तो आपका किर्गिस्तान में। अब आते हैं अगला न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट। तो अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन 24 से 28 फरवरी 2025 तक वायुसेना स्टेशन जोधपुर में किया जाएगा। समझिए, तब वो क्या बता रहे हैं कि डेजर्ट हंट जो एक्सरसाइज है, अब यहां आपको समझना है कि क्या है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में भारतीय सेना के विशेष बल, भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो और वायुसेना के गार्ड एक साथ भाग लेते हैं, यानी कि आपका डोमेस्टिक है। यानी इस एक्सरसाइज में अभ्यास डेजर्ट हंट, तो आपको याद रखना है कि अभ्यास डेजर्ट हंट जो है इसका आयोजन कहां पर हुआ है, तो आपको याद रखना है जोधपुर में हुआ है। तो इसमें कौन कौन, तो आपका भारतीय सेना, नेवी, मरीन कमांडो, एयरफोर्स गार्ड, यानी आपका डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि एक्सरसाइज डेजर्ट हंट कहां पर, तो एक्सरसाइज डेजर्ट हंट जो है ये आपका जोधपुर में, ठीक है। कहां पर है, कहां पर होना है, तो जोधपुर में, ये आपका डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। अगला हमारा न्यूज है कि मार्च ऑफ ग्लोरी,
यहाँ क्या कह रहे हैं कि भारत की 1975 हॉकी वर्ल्ड कप जीत की स्वर्ण जयंती, यहाँ स्वर्ण जयंती समझिए, यानी कि 1975 में हॉकी वर्ल्ड कप पहली बार, ठीक है, इसका 50 साल पूरा हुआ। तो यहाँ क्या कह रहा है कि भारत के 1975 हॉकी वर्ल्ड कप जीत के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का आधिकारिक रूप से विमोचन किया गया। इसके लेखक कौन है? तो के अरुमुगम। यहां समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आना है। यानी भारत जो हॉकी वर्ल्ड कप 1975 जीता था, उसके स्वर्ण जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में, कहां पर? तो नई दिल्ली के शिवाजी स्टेडियम में मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का विमोचन हुआ है। और इसके लेखक कौन है? तो के अरुमुगम। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक, और ये किससे संबंधित है? तो आपको ये बताना है कि मार्च ऑफ ग्लोरी इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप 1975 के स्वर्ण जयंती पर कहां पर? नई दिल्ली। कौन सा स्टेडियम? शिवाजी स्टेडियम। मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक, लेखक के अरुमुगम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है के अरुमुगम एग्जाम के लिए। अगला हमारा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया का ब्यूरो सदस्य चुना गया है। अपॉइंटमेंट का है कि भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, WFI, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो WFI, तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो का सदस्य चुना गया है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशिया ब्यूरो का मेंबर किसको चुना गया है? तो आपको बताना है कि चुना गया संजय सिंह को। ये संजय सिंह कौन है? तो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि राजीव गाबा नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य यानी पूर्व कैबिनेट सचिव वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है टीवी सोमनाथन। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है टीवी सोमनाथन। तो टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में कैबिनेट सचिव है। तो पूर्व कैबिनेट सचिव इससे पहले थे राजीव गाबा। तो राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य चुना गया है। पूर्णकालिक, आप नाम सुने होंगे नीति आयोग। नीति आयोग के हेड कौन? नीति आयोग के हेड प्रधानमंत्री। और कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो सीईओ है बीवीआर सुब्रमण्यम। सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम। तो राजीव गाबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। अगला हमारा न्यूज है कि अशोक सिंह ठाकुर को 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए भारतीय सांस्कृतिक निधि यानी कि इंडियन कल्चर फंड का चेयरमैन बनाया गया है। इंडियन कल्चर फंड। देखिए, सब जो अपॉइंटमेंट वाला है, ऐसा अपॉइंटमेंट अभी पेपर में पूछता है जो कि बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये कि इंडियन कल्चर फंड का चेयरमैन किसको बनाया गया है, तो आपको नाम बताना है अशोक सिंह ठाकुर को। कितने टर्म के लिए? 3 साल के लिए। तो आपको नाम याद रखना है कि इंडियन कल्चर फंड, ठीक है, इसका चेयरमैन बनाया गया है अशोक सिंह ठाकुर को। कितना साल के लिए? तो 3 साल के लिए। अगला हमारा न्यूज है कि अभिनेता चिरंजीवी, आप नाम सुने होंगे कि मेगा स्टार चिरंजीवी। तो अभिनेता चिरंजीवी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी कि तेलुगु सिनेमा के दिग्गज सुपरस्टार चिरंजीवी को भारतीय सिनेमा, सांस्कृतिक प्रभाव और सार्वजनिक सेवा में उनके अपार योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आपको ये न्यूज याद रखना है कि जो चिरंजीवी है, इनको 2024 में पद्म विभूषण दिया गया था। इंपॉर्टेंट है कि मेगा स्टार चिरंजीवी को पद्म विभूषण कब दिया गया? 2024 में। और अभी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हमारा है फेस्टिवल में नवरोज या नवरोज फेस्टिवल। देखिए, तो ये पारसी धर्म का यानी पारसी समुदाय का नव वर्ष है। तो आपको याद रखना है कि
पारसी समुदाय का नववर्ष। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पारसी समुदाय का नववर्ष कौन सा है, तो आपको बताना है नवरोज। तो ये कंफ्यूज नहीं करिएगा, एक आपका नवरे फेस्टिवल। तो आपसे पूछे नवरहे या नवरे फेस्टिवल जो है ये अलग है, और नवरोज फेस्टिवल जो है ये पारसी समुदाय का नव वर्ष है। यानी कि जो पारसी कम्युनिटी है, ये पारसी कम्युनिटी, तो पारसी कम्युनिटी का न्यू ईयर है आपका नवरोज। तो हमारा क्वेश्चन है कि नवरे फेस्टिवल जो है ये किस स्टेट या यूटी का है, तो आपको बताना है नवरे फेस्टिवल या आपको बताया नवरोज फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि क्रिस्टी कोवेंटी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में छपेगा, कि क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वां अध्यक्ष बनाया गया, महिला है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का भी हेड कौन है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री। कौन सा नंबर का, तो 10th नंबर का, पहली महिला है, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का पहला महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला हमारा है कि स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि जसप्रीत बुमराह को स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको समझना है स्केचर्स, तो आपसे पूछेगा कि स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। और आपको पता है जसप्रीत बुमराह को अवार्ड मिला है टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2024-25। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकन, आयुष्मान खुराना, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि फिट इंडिया आइकन, नाम याद रखिएगा आयुष्मान खुराना, फिट इंडिया आइकन आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट है जसप्रीत बुमराह को LNT, LNT का मतलब है लार्सन एंड टूर्बो कंपनी, आप सुने होंगे लार्सन एंड टूर्बो कंपनी LNT। जैसे भी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था राम सुतार को। आपको पता है कि भारत का यानी विश्व का सबसे जो ऊंचा स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि आपका केवड़िया गुजरात में है, साधु बेत आइलैंड पर, उसका निर्माण किया गया था राम सुतार के द्वारा, और राम सुतार को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया। और उस स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है, इसका निर्माण करने में एक कंपनी ने सहायता किया, उस कंपनी का नाम था लार्सन एंड टूर्बो कंपनी। तो वही आपको बता रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को लार्सन एंड टूर्बो कंपनी का फाइनेंस ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है फाइनेंस ब्रांड एम्बेसडर LNT कंपनी का किसको बनाया गया है, तो ये है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट हमारा है कि द असम स्टेट, समझिएगा, असम राज्य सरकार ने असमा सेट नामक अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला राज्य है भारत का, ठीक है, भारत का पहला राज्य है असम। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा, कौन है भाई मुख्यमंत्री, तो हेमंत बिश्वा शर्मा। तो असम राज्य ने असमा सेट, आपको नाम से पता चल रहा है असमा सेट, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन रहेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अभी रिसेंट में अपना स्वयं का खुद का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है। तो असम राज्य सरकार ने, असम राज्य सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने का घोषणा किया है, और उस उपग्रह का नाम है असमा सेट। क्या नाम है, असमा सेट। यहां देखिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बनाया गया है विकास कौशल। तो चेयरमैन ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन किसको बनाया गया है, HPCL का, तो विकास कौशल को। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन, किसको बनाया गया है, विद्या बालन को। तो फेडरल बैंक का विद्या बालन, तो फेडरल बैंक ने अभिनेत्री विद्या बालन को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है,
और फेडरल बैंक का एक भारतीय निजी क्षेत्र का बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर केरला में है। तो बस आपको इतना जानना है कि फेडरल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो विद्या बालन को बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क कॉनी। कौन बने हैं? मार्क कॉनी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, यहां समझिएगा, वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा। आप यह नाम ध्यान रखिए, क्या नाम बता रहे हैं कि मनन कुमार मिश्रा, यह नाम इंपॉर्टेंट है कि सीनियर एडवोकेट मनन कुमार मिश्रा ने एक बार फिर से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल किया है। तो मनन कुमार मिश्रा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। फिर आपको बता रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है। समझिए, ये आपसे क्या कह रहा है कि भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स, तो आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका 8 अक्टूबर को। और इसके हेड कौन है, तो अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। तो भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह, नाम याद रखिएगा, पहली महिला फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह जगुआर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन में अस्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। आपको नाम भी याद रखना है और इसका भी नाम याद रखिएगा, जगुआर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन। नेक्स्ट हमारा है कि सेबी के 11वें अध्यक्ष। आपको सेबी के बारे में जानकारी है कि जो सेबी है इसका स्थापना 1988 में, लेकिन 1992 के एक्ट से इसको 1992 के अधिनियम से इसको लीगल बॉडी बनाया गया था जब सेबी का बात करते हैं। और सेबी जो है इसके भी वर्तमान में हेड कौन है, तो तुहिन कांत पांडे, ठीक है। और सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में। और सेबी का पहला महिला अध्यक्ष तो माधवीपुरी बुच। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो माधवीपुरी बुच। तब क्या बता रहे हैं कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच, ठीक है। और इसका भी 11 नंबर का हेड किसको बनाया गया है, तो तुहिन कांत पांडे को। नेक्स्ट हमारा है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका में है। यहां समझिए क्या कह रहा है, इस न्यूज में कह रहा है कि एक रिपोर्ट आया है, कौन सा रिपोर्ट है, तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट यानी कि कितना अमीर, तो 2025 के अनुसार सबसे अधिक अरबपति कहां पर है, अमेरिका में है। उसके बाद चीन और तीसरे पर भारत, यानी सबसे ज्यादा अरबपति अमेरिका, उसके बाद चाइना, उसके बाद भारत में है। नेक्स्ट आपका है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, यहां समझिएगा कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, यानी एक संस्था है UNSDSN। इसका मतलब है कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी खुशहाली सूचकांक कि कौन कितना खुशहाल है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 118। स्कोर कितना है, तो 4.38। और टॉप में है फिनलैंड और बॉटम में है अफगानिस्तान, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या बता रहे हैं, आपको जानना है सबसे पहला कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये रिपोर्ट इशू किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। और ये बताया गया है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे टॉप में फिनलैंड है और इंडिया का रैंक जो है 118 है और इंडिया का स्कोर 4.38 है। टॉप में फिनलैंड और बॉटम में अफगानिस्तान है। और ये रिपोर्ट इशू किया जाता है UNSDSN के द्वारा। कौन सा रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला न्यूज का कि आपका
फ्री स्पीच इंडेक्स, समझिएगा, यानी फ्री स्पीच इंडेक्स में, यानी फ्री स्पीच इंडेक्स यानी कि बोलने का स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 में है, क्या है? राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। तो फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत को 33 देश में 24वां स्थान मिला है। यह सर्वेक्षण स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा, इसमें समझिएगा कि अमेरिका की एक संस्था है, कौन सा संस्था है? तो थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, कौन सा है? तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच द्वारा लाया गया है, और इसमें भारत को 33 देश में 24वां स्थान मिला है, ठीक है। और टॉप में आपका है नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन। आपको याद रखना है कि फ्री स्पीच में यानी कि मुक्त भाषण सूचकांक में भारत का रैंक है 24। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में 13 भारत के हैं, यानी कि IQ एयर रिपोर्ट 2024 में, IQ एयर रिपोर्ट 2024 में दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहर में 13 भारत के हैं। यानी IQ एयर रिपोर्ट 2024 में दुनिया के सबसे 20 प्रदूषित शहर में 13 भारत के हैं। और बर्निहाट जो कि मेघालय और असम की सीमा पर है, कौन सा इंपॉर्टेंट है ये? बर्निहाट, बर्निहाट जो है, यहां देखिएगा, बर्निहाट जो मेघालय असम की सीमा पर है, ये टॉप में है। दिल्ली सबसे प्रदूषित राजधानी शहर की सूची में सबसे ऊपर है, और भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देश में 5वें स्थान पर रखा गया है। दिल्ली टॉप में राजधानी में है और शहर में बर्निहाट है, और भारत 5वें स्थान पर है। अगला हमारा न्यूज है कि भारत में 1990 से 2020 के बीच मातृ मृत्यु दर यानी MMR, तो मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि बच्चा का जन्म के समय माताओं का मृत्यु होना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि 1990 से 2020 के बीच जो MMR है उसमें 83% गिरावट हुआ है। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट न्यूज है। कितना गिरावट हुआ है? 83% गिरावट आया है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर 100 माताओं की मृत्यु दर जो है इसको हासिल कर लिया गया है। तो आपको याद रखना है मातृ मृत्यु दर में कितना कमी हुआ है? 83% का कमी हुआ है। नेक्स्ट हमारा न्यूज है कि S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 यानी यस बैंक हैज बिकम इंडिया मोस्ट हाई रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैंक फॉर द 3rd ईयर इन ए रो अकॉर्डिंग टू द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024। अब यहां समझिए, इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसमें कहा क्या रहा है कि यस बैंक हैज बिकम द इंडिया मोस्ट हाई रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैंक। आपका एग्जाम के लिए इतना ही न्यूज काम लायक है। एग्जाम के लिए काम लायक क्या न्यूज है तो आपको समझना है, आपका एग्जाम के लिए इतना ही न्यूज काम लायक है। कौन सा? ये जो आपका न्यूज कह रहा है कि यस बैंक हैज बिकम, कौन सा बैंक? तो यस बैंक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस बैंक का बात करें कि यस बैंक हैज बिकम इंडिया मोस्ट हाई रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैंक। तो आपसे क्वेश्चन पूछा कि इंडिया का हाई रेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैंक कौन सा? तो यस बैंक। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि महाराष्ट्र सरकार ने 14 वर्ष तक की लड़कियों को मुफ्त कैंसर का टीका उपलब्ध कराएगा। यानी महाराष्ट्र टू प्रोवाइड फ्री कैंसर वैक्सीन टू गर्ल्स अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने 14 वर्ष तक की लड़कियों को मुफ्त कैंसर का टीका देने का घोषणा किया है। कौन घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार। तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है कि 14 वर्ष तक की लड़कियों को मुफ्त कैंसर टीका देगा। टीका वैक्सीन, टीका मतलब वैक्सीन होता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने 14 वर्ष तक की लड़कियों को मुफ्त कैंसर वैक्सीन देने का घोषणा किया है, ठीक है। महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको जानकारी भी होगा कि अभी रिसेंट में ब्रेस्ट कैंसर का न्यूज आया था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा था। तो वही कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 14 वर्ष तक की लड़कियों को मुफ्त कैंसर वैक्सीन देने का घोषणा किया है। नेक्स्ट हमारा है कि विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो 1998 से लगातार दूध उत्पादन में टॉप में कौन है भाई? भारत है। तो याद रखिए कि भारत जो है पूरा विश्व का दूध का 25% योगदान देता है। सबसे टॉप में भारत। कब से?
तो 1998 से। टेस्टिंग ऑफ वीएल एसआरएसएम, एसआरएसएम का मतलब है, यहां समझिएगा, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देखिए जो मिसाइल वाला जो क्वेश्चन है ना, जो मिसाइल वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका फुल फॉर्म से ही आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्या बोल रहे हैं कि टेस्टिंग ऑफ वीएल, ठीक है, वीएल का मतलब है वर्टिकल लॉन्च। वीएल का मतलब क्या है? वर्टिकल लॉन्च, यानी वीएल वर्टिकल। तो टेस्टिंग ऑफ वीएल एसआरएसएम मिसाइल। तो बस ये क्वेश्चन अगर आपको इसका फुल फॉर्म जानकारी हो गया तो ये क्वेश्चन का आधा कंसेप्ट यही क्लियर हो जाता है कि डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द इंडिजिनस, यानी कि स्वदेशी, डिजाइन एंड डेवलप वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल ऑन 26 मार्च। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि एसआरएसएम क्या है? तो वीएल, सबसे पहले वीएल पूरा नाम देखिए, वीएल एसआरएसएम। तो वीएल का मतलब हुआ कि वर्टिकली लॉन्च सरफेस शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। कौन लॉन्च किया है? डीआरडीओ। तो बस आपको इतना पॉइंट याद रखना है। अब आते हैं अगला न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि 2025 का एबल पुरस्कार। तो एबल पुरस्कार 2025 जापान के मासाकी काशिवारा को दिया गया है। मासाकी काशिवारा एबल पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी गणितज्ञ हैं। तो एबल पुरस्कार का संबंध किससे है? मैथमेटिक्स। एबल पुरस्कार का संबंध किससे है? मैथमेटिक्स से है। तो 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है? तो मासाकी काशिवारा। इंपॉर्टेंट न्यूज है। 2025 का एबल पुरस्कार किसको मिला है? तो मासाकी काशिवारा। कहाँ के हैं? तो जापान के हैं, और ये पहले जापानी मैथमेटिशियन है जिनको की एबल पुरस्कार मिला है। अब आते हैं अगले न्यूज पर। अगला हमारा न्यूज है कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक, आपको पता है कि 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक का स्थापना हुआ, जिसमें कि टोटल 68+1 मेंबर है, यानी 69 मेंबर है। और जो नया मेंबर बना है उस देश का नाम है इजराइल। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है, ये हेडक्वार्टर है फिलीपींस, मनीला। कहां पर है? फिलीपींस, मनीला। तो यहां क्या बोल रहा है कि जापान के मसातो कांडा ने, जापान के मसातो कांडा ने एशिया डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और मसातो कांडा ने किसको हराया, मतलब किसको सब्स्टिट्यूट किया है? तो मात्सासुगु ओसाकावा। तो आपको नाम यहां पर याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1966 में हुआ था, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। इसमें टोटल 68 मेंबर हैं और नया मेंबर इजराइल ऐड हुआ है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका अभी नया हेड बनाया गया है मसातो कांडा को, जो कि जापान के हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जापान के ही मात्सासुगु ओसाकावा को रिप्लेस करके एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11वां अध्यक्ष बने हैं। तो ये आपका मार्च 2025 तक का जितना भी महत्वपूर्ण न्यूज था, आने वाली आगामी परीक्षाओं को लेकर के सारा न्यूज कवर किए हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे और मार्च 2025 के ही टॉप 150 एमसीक्यू के साथ। तब मिलते हैं अगले वीडियो में।